नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी विशेष चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 19 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आर्टिकल आज का थोड़ा सा बड़ा है, आरक्षण के इशू से संबंधित है। आर्टिकल के अलावा टेलीकॉम बिल डिस्कस करना है, स्वदेश दर्शन योजना है, बिहार में एक बिहार स्पेशल का भी न्यूज़ है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। कल मैंने सवाल दे दिया था पेड ग्रुप, और सभी जगह सवाल तो सभी जगह पर देता हूं, बस चेक मैं पेड ग्रुप में करता हूं। तो उसमें मैंने सवाल दिया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण और प्रकृति, ये सवाल दिया था। कुछ बच्चों ने बोला बहुत आसान सवाल है, आज आंसर चेक करूंगा तब पता चलेगा कितना आसान है। इसमें नेचर प्रकृति क्या होता है इसके बारे में बच्चों को दिक्कत आ रही है कि भाई क्या होता है ये। देखिए, कोई भी जो टॉपिक होता है ना उसको हल्के में कभी मत लीजिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर यूपीएससी में ऐसे सवाल ही पूछेगा जो आज मैं आपको दे दूं तो 50 वर्ड आप उसमें नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए मैंने ये सवाल दिया था कि भाई टर्मिनोलॉजी, जैसे एक प्रकृति इसमें टर्मिनोलॉजी आया ना, ये क्लियर हो जाए उनको लिखते समय। और अगर दिक्कत करेंगे, गलती करेंगे, तो जब मैं काट के उनको सुधार करके बताऊंगा तो उनका क्लियर हो जाएगा जीवन भर के लिए। इसमें लिखना क्या था प्रकृति में, आपको इसमें विचार लिखने हैं आपको अलग अलग हिस्टोरियन के, ओके। और आपको ये बताना है कि कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो इसको केवल और केवल सिपाही विद्रोह मानते हैं, जबकि जो कुछ इतिहासकार हैं, जिसमें इतिहासकार की जगह लेखक भी बोल सकते हैं, जिसमें वीर सावरकर जी का नाम आता है, वो क्या मानते हैं, इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो यही इसकी प्रकृति है जिसमें आपको अलग अलग हिस्टोरियन के विचारों को लिखना है। थोड़ा सा अगर आप परफेक्शन की तरफ में बढ़ेंगे कि परफेक्ट आंसर लिखूं, तो जब आप विचार लिख रहे होंगे तो उसको दो भाग में बांट सकते हैं। विदेशी राइटरों के विचार क्या है और देसी राइटरों के विचार क्या है। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बीएल ग्रोवर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सभी जगह पर 1857 विद्रोह की प्रकृति को बड़ा ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसीलिए मैंने सवाल दिया था। आज बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज दिया है, आंसर तो सबके आ गए हैं। आज जब चेक करना शुरू करूंगा तब पता चलेगा कितना आसान था, कितना कठिन था ये सवाल, ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। 78 एमपी को कल सस्पेंड किया गया एक साथ सदन से। आप इमेजिन कर सकते हैं 78, यानी कि अपोजिशन का लगभग 50% एमपी को एक बार में उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और उसके पीछे रीज़न क्या था कि एमपी जो हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते दोनों सदन मिलाकर, वो मांग कर रहे थे कि होम मिनिस्टर महोदय जो हैं अमित शाह जी, वो इसका जवाब दें। किस चीज़ का जवाब दें कि भाई सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ सदन का। सदन में कोई दो लड़के इतनी आसानी से कैसे घुस गए। ठीक है, उनकी मांग जो भी थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन सदन के अंदर कैसे घुस गए। उनकी जगह पर स्मोक जो था वो निकाल रहे थे रंग बिरंगे, उसकी जगह पर जहरीली धुआं भी हो सकता था, हथियार हो सकता था उनके पास, तो कैसे घुस गए वो। तो सरकार से जवाब मांग रहे थे ये, और मिला सस्पेंड कर दिया गया इनको। और ये जो सदन अभी चल रहा है ना, सत्र, जो विंटर सत्र जिसको कहा जाता है, इसमें अभी तक 92 सांसद को सस्पेंड किया जा चुका है। कितने? 92 सदस्यों को सस्पेंड किया जा चुका है अभी तक का। तो ये इतिहास बनेगा इस बार के सेशन में। देखिए, खैर सस्पेंशन और ये सब चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का क्या है, अवहेलना तो है ही, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब भी आपको इस तरह की चीज़ें पूछी जाएं तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई कई बार पार्टियां जो होती है, सरकार जो होती है, वो पार्टी आधारित विचारधारा के बल पर कार्रवाई करती है, जिसका ये उदाहरण देखने को आपको मिलता है। एक साथ 78 एमपी को सस्पेंड करना, ये किस चीज़ का द्योतक हो सकता है, आप मुझे बताइए। तो संसद चैप्टर को अच्छे से कवर करके जाइएगा। लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 22 है संसद का चैप्टर, और आर्टिकल पूरा, और कौन कौन सा प्रावधान है, सस्पेंशन के कौन से प्रावधान है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले से पिछले वीडियो में। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकार कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल 105 में होंगे, 108 में होंगे, जहाँ पर भी 105 108 में है, उसको ज़रा ध्यानपूर्वक करके जाइएगा, ओके, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी। आज के आर्टिकल पर चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल क्या है। आज का डिटेल आर्टिकल है, बहुत सारे फैक्ट हैं उसमें, हिस्ट्री और पॉलिटी, केस, बहुत सारे फैक्ट हैं, कारण, परिणाम, निवारण, सब कुछ है उसमें। उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्यों लिया सबसे पहले मैंने ये आर्टिकल, ये बहुत ही डिटेल आर्टिकल था आरक्षण पर। मुझे लगता है आज तक का पेपर में जितने भी मैंने आर्टिकल पढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें सबसे डिटेल आर्टिकल था ये। इसलिए मुझे लगा कि आपको पढ़ा देना चाहिए, जिससे एक जगह पर पूरा टॉपिक आप कंक्लूड कर लेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री सहित सब कुछ, ओके। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और देखते चलिएगा। कहीं पर कोई त्रुटि हो तो भी आप रेखांकित कर सकते हो उसको कमेंट करके, ओके। कई राजनीतिक विशेषज्ञों और अन्य लोगों की राय है कि भारत में आरक्षण प्रणाली को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कई सारे लोगों का ये राय है,
ओके। इसके साथ ही कई लोगों का तर्क है कि सकारात्मक कार्रवाई संबंधी विमर्श को विवाद के रूप में वर्गीकृत करना आरक्षण से लाभान्वित हो रहे समुदाय एवं संघर्ष एवं प्रत्यस्था की अनदेखी करता है। ये बस इंट्रो है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, मैं अभी समझा दूंगा सारा कुछ। आरक्षण प्रणाली के समर्थक आरक्षण के प्रबल प्रभाव को उजागर करते हैं, जहां वे इस बात पर बल देते हैं कि यह अवांछनीय लाभ नहीं बल्कि भारतीय संविधान द्वारा चिन्हित गंभीर सामाजिक हानियों को दूर करने का एक साधन है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इंट्रो में कि जिनको आरक्षण नहीं मिलता है वो इसकी केवल और केवल खामियों को देखते हैं, जिनको मिलता है वो केवल और केवल अच्छाइयों को देखते हैं। तो ये मानते हैं कि बहुत दिनों से अन्याय हो रहा था, इसलिए हम आरक्षण को लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों का अपना अपना एक दृढ़ विश्वास है जिस पर वो अटेल रहते हैं, बीच का कोई देखता ही नहीं है। आरक्षण, भारत में आरक्षण प्रणाली क्या है, परिचय क्या है। भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था देश में आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। सरल शब्दों में कहें तो यह आबादी कुछ वर्गों के लिए सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थान, यहाँ तक कि विधायिका में पहुँच को सुविधाजनक बनाने के एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया गया है सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि आप क्या कर सकते। जो समाज में दबे कुचले वंचित वर्ग हैं उनको देश में अलग अलग स्थिति, कहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, कहाँ पर, सरकारी नौकरी में, शैक्षणिक संस्थानों में जहाँ पर आप कॉलेज स्कूल वगैरह जाते हो, उसके अलावा विधायिका तक आपकी सरल पहुँच को सुनिश्चित करता है। इन वर्गों को अपनी जातीय पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से अन्याय का सामना करना पड़ा। जातीय और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, लैंगिक पहचान, क्योंकि लिंग आधारित भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहाँ पर, महिला रिजर्वेशन जहाँ पर भी आप देखते हो वहाँ पर लैंगिक पहचान भी है जातीय पहचान के अलावा। ओके, जनरल लड़कियों का कट ऑफ अलग निकलता है बिहार में, तो ये ध्यान में रखिएगा। और संसद में भी तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कोटा आधारित सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। अब सुनिए एक सामाजिक न्याय का प्रिंसिपल मैं बताता हूँ। वीडियो डिटेल होगा, कोई बात नहीं। गला ठीक हो गया तो आज से एनसीईआरटी का भी वीडियो आएगा और आंसर राइटिंग का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा। आंसर राइटिंग आज पहले बना दूंगा, फिर एनसीईआरटी भी शुरू कर दूंगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। सामाजिक न्याय की अवधारणा है जिसमें रॉल्स वगैरह को आप पढ़ते हैं, रॉल्स का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर अम्बेडकर का भारत में नाम सुनते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा, सोशल जस्टिस, इसमें यह कहा जाता है कि सरकार जब भी कोई भी कार्रवाई करेगी या कोई भी योजना लाएगी, सरकार कोई भी काम करेगी तो उसको लेकर कुछ लोग नाराज जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि सरकार डिस्क्रिमिनेट करेगी, भेदभाव करेगी, पॉजिटिव भेदभाव जिसको तर्कपूर्वक भेदभाव कहते हैं। तर्क आधारित भेदभाव में क्या होता है कि विषम लोगों के साथ विषम व्यवहार, सम लोगों के साथ सम व्यवहार। जो दलित कुचले और दबे हुए लोग हैं समाज के, उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी ही करेगी, और जिनके लिए प्रावधान वो नहीं हो पाता है वो उसके कारण नाराज होंगे ही होंगे। तो सरकार के लिए दोधारी तलवार पर चलने जैसा होता है। कोई भी योजना लाएगी, कोई भी योजना, मैं आज सही कह रहा हूँ आपको, चाहे वो आयुष्मान भारत ही क्यों ना हो, उससे कुछ लोगों को बेनिफिट होगा तो कुछ लोग उससे नाराज होंगे कि हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी होता है। सरकार गुस्सा और इन सब चीज़ों को झेल कर भी इस तरह की चीज़ों को लाती है। क्यों? क्योंकि ये सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी होता है। ओके, भारत में भारतीय संविधान द्वारा समर्थित सरकारी नीतियों के द्वारा शासित होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? सामाजिक न्याय की अवधारणा को ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से ही सामाजिक न्याय की अवधारणा जन्म लेती है। ओके, जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ज्योतिबा फूले जी का नाम आप जानते हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ, ब्राह्मणवादी क्या होता है, ब्राह्मणों से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो जातिगत ब्राह्मण होते उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक ये विशेष तरह का सोच होता है जिसमें सामाजिक रूप से भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ओके, इसके खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ों में से कौन है? तो महात्मा फूले भी इनको कहा जाता है, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज का नाम आपने सुना होगा, इनकी किताबें बड़ी ही फेमस हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली मौजूद है वो सही अर्थों में 1933 में शुरू की गई, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया था। कम्युनल अवार्ड का नाम आपने सुना होगा, जिसमें पहली बार ये कोशिश की गई थी कि एससी और एसटी को हिंदू धर्म से अलग मान लिया जाए, हिंदुइज्म से अलग मान लिया जाए, है ना। इसी का फिर विरोध किया किसने? महात्मा गांधी जी ने।
फिर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में कौन सा होता है, तो पूना पैक्ट होता है साइन। पूना पैक्ट साइन होने के बाद क्या होता है कि भाई SC ST को अंग्रेज क्यों दे, कुछ हम ही इनको दे देंगे। तो आने वाले समय में इनको दिया गया कहाँ पर, तो सदन के अंदर आरक्षण वगैरह दिया गया था, लेकिन SC और ST के लिए था। ध्यान में रखिएगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था केवल, OBC का जन्म उस समय नहीं हुआ था, है ना। इस अधिनियम ने मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोग और दलितों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था। क्या केवल जाति आधारित पर उन्होंने किया, नहीं, यहाँ पर धार्मिक आधार पर भी आपको दिख सकता है। मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन सभी के लिए अंग्रेजों ने किया था। क्यों किया था ये, क्योंकि समाज को बांटना चाहते थे। अगर बांटना नहीं चाहते, केवल भलाई करना चाहते, तो केवल और केवल दबे कुचले लोगों को आरक्षण दिया जाता, उनको सुविधा दी जाती। लेकिन उन्होंने धार्मिक आधार पर देश को बांटने के लिए इस तरह का कम्युनल अवार्ड, रैमजे मैकडॉनल्ड कमीशन, ये सब कुछ ध्यान में होगा आपको। लंबी चर्चा के बाद गांधी और अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया, जहां यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण को कुछ प्रावधानों के साथ एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होगी। हिंदू में अलग अलग नहीं होंगे, कुछ जो सीट होंगे वो SC ST के लिए रिजर्व जरूर किए जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम के आधार पर SC ST में SC ST अलग और हिंदू अलग, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो भी इसी समाज का अंग है, इसी धर्म का अंग है, उनको हम कुछ सीटों आरक्षित करके देंगे। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, इतिहास जरा पढ़ लीजिए। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किया गया। मंडल आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1991 में OBC को भी आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया। आप मुझे ये बताएंगे कि मंडल आयोग किस सरकार के द्वारा गठित की गई थी, किस सरकार के द्वारा गठित की गई थी मंडल आयोग, और ये भी मुझे बताएंगे काका कालेकर समिति, जो OBC के लिए पहली समिति माना जाता है, काका कालेकर समिति, काका कालेकर समिति, ये किसके प्रधानमंत्री के काल में गठित की गई थी, ये दोनों आप बताएंगे मुझे। इस निर्णय के साथ क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी बल मिला, जहां विचार किया गया कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए, इसका विस्तार पदोन्नति के लिए नहीं होना चाहिए। पदोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बार जब आप सिस्टम में प्रवेश करके नौकरी मिल गई, वहीं तक आरक्षण खत्म होना चाहिए, उसके आगे आरक्षण लेकर क्या करोगे। लेकिन आगे और कुछ हुआ। हाल ही में संविधान संशोधन 103वां अधिनियम 2019 के माध्यम से EWS, इकोनॉमिक रूप से वीक सेक्शन को पहली बार 10% आरक्षण प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 15-16 में संशोधन के माध्यम से आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार को सशक्त किया था कि आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करके EWS को आरक्षण दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको सही मान लिया कि EWS में आरक्षण दिया जा सकता है। और इसी के साथ 50% की जो सीमा बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इंदिरा साहनी वार्ड 1992 में, वो अवधारणा टूट गई 50% की। किसने तोड़ा, तो मोदी गवर्नमेंट ने तोड़ा उस अवधारणा को। 50% से ज़्यादा भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसी के आधार पर ये जो सीमा है, ये टूटने के बाद अब हर राज्य में आपको अलग से और भी आरक्षण बढ़ते हुए दिखेंगे। बिहार इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, जहाँ पर जातिगत आरक्षण 65% कर दिया गया है। इकोनॉमिक रूप से वीक मिलाकर 75% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। ये बल कहाँ से मिला, जब एक बार 50% की अवधारणा टूटी, वहाँ से ये बल मिला है। यह 10% आर्थिक आरक्षण, 50% आरक्षण सीमा से अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आरक्षण प्रणाली का विकास कैसे हुआ, संवैधानिक प्रावधान और संशोधन। संविधान का भाग कितना लिखा हुआ है, 16 केंद्र और राज्य विधायिका में SC और ST आरक्षण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4) ने राज्य और केंद्र सरकारों को SC और ST समुदाय के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीट आरक्षित करने के लिए सक्षम बनाया है। 15(4) और 16(4) में क्या कहा गया है, विधियों का समान संरक्षण। इसके तहत क्या है, इसी के तहत पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव आप कर सकते हो, तर्कपूर्वक भेदभाव को संविधान क्या करती है, तो रक्षित करती है। अगला क्या है, अगला है कि संविधान 77 संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A शामिल किया गया, जिससे सरकार पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम हुई। नौकरी में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, हर जगह आरक्षण की सीमा को धीरे धीरे बढ़ाते चली जा रही सरकार। ओके, बाद में आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत SC और ST उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए संविधान 85वां संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 4A में संशोधन किया गया, और SC ST उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए फिर से 85वां संशोधन 2001 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से अनुच्छेद 16(4)(b) शामिल किया गया और राज्य को
किसी वर्ष SC ST के लिए आरक्षित खाली रिक्तियों को अगले वर्ष भरने में सक्षम बनाता है। कैरी फॉरवर्ड का नियम बनाया गया कि इस साल अगर SC ST का कोई पद खाली रह गया तो उसको अगले वर्ष आप रिक्तियों के द्वारा भरेंगे। इस प्रकार उस रिक्तियों की कुल संख्या पर 50% का आरक्षण की सीमा समाप्त हो जाती है कि कुल रिक्तियों में आप 50% ही आरक्षित करोगे। ये भी खत्म कर दिया गया था कब? तो इस संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर निकाय में SC और ST के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। सारा कुछ आरक्षण से जुड़ा हुआ एक एक चीज़ आज कवर कर लेंगे, जिससे ये टॉपिक ख़त्म ही हो जाए। इसके बाद इस टॉपिक को कभी हाथ नहीं लगाना पड़े। एक बार आरक्षण पढ़ना है तो इस टॉपिक को खोल के शुरू से अंत तक सारे प्रावधान पढ़ जाना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सब कुछ। ओके। न्यायिक घोषणाएं क्या है? मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराईराजन। ये चंपकम दोराईराजन का केस बहुत ही फेमस है 1951 का, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मामला आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला प्रमुख निर्णय है, 1951 का है। इस मामले से संविधान में पहले संशोधन की राह खुली, जिसके बाद क्या हुआ? अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जबकि राज्य के तहत रोजगार के मामले में अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और चंपकम दोराईराजन के बाद आर्टिकल 15 में संशोधन करके इसमें खंड 4 को शामिल करके आरक्षण को आगे बढ़ाया गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला तो आपको पता ही है। इसमें OBC के लिए क्रीमी लेयर और 50% आरक्षण ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया था। उसके बाद से एक फेमस केस है M नागराज बनाम भारत संघ 2006 का मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए ऐसे किसी भी आरक्षण नीति को निम्नलिखित 3 संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। कौन कौन सी संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी? SC और ST समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के शिकार हों, सार्वजनिक नियोजन में SC और ST समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, ऐसी आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। इसी के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण को चैलेंज किया गया था कि प्रशासन में दक्षता क्या होगी? प्रभावित होगी। तो M नागराज का मामला कहीं न कहीं प्रमोशन में आरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। ध्यान में रखिएगा इन छोटे छोटे केसों को, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में तो यूज़ करना ही है। कई बार आपसे PT में पूछ लेगा कि निम्न से कौन कौन से मामले आरक्षण से संबंधित हैं, चर्चा में है तो पूछ लेगा आपसे। ओके। अगला केस है 2018 का, जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जाति और जनजाति के पिछड़ेपन का मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले बोला गया था कि प्रमोशन में जब आप आरक्षण करोगे M नागराज में, तो उससे बोला गया था कि प्रशासन की दक्षता प्रभावित न हो। इसके आधार पर किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने इसको दिया ही नहीं आरक्षण प्रमोशन में। तो उसके बाद भारत सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये कहा कि आपके पास डेटा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि भाई आपके पास डेटा नहीं इसलिए आप प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रहे हो। डेटा की आवश्यकता को उन्होंने खत्म कर दिया। ओके। न्यायालय ने माना कि क्रीमी लेयर का अपमर्जन SC ST मामले में लागू होता है, इसलिए राज्य SC ST व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता जो अपने समुदाय के क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। अगला क्या दिया इन्होंने कि वर्ष 2019 से सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के उस कानून को वैध घोषित किया जो परिणामी वरिष्ठता के साथ SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है। तो यानी कि पदोन्नति में आरक्षण आज देश में क्या है? तो मौजूद है। पदोन्नति में आरक्षण अपने देश में मौजूद है। ओके। अपने देश में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ऐतिहासिक भेदभाव रहा है, मानव विकास संकेतकों की कमी रही हमेशा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर स्थित जो समुदाय हैं उसका भी प्रतिनिधित्व हो सके, उसके भी बाल बच्चे पढ़ सकें। पिछड़ेपन की व्यापकता है। 1980 मंडल आयोग ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC आरक्षण के लिए मंजूरी दी थी। उसके बाद से क्या हुआ? अभी जो बिहार में डेटा आया वो भी कहीं न कहीं इन चीज़ों की पुष्टि करता है। सामाजिक आर्थिक जनगणना का डेटा भी इस चीज़ को पुष्टि करता है। सरकारी रिपोर्ट और नीतियाँ भी इस चीज़ की पुष्टि करती हैं। सार्वजनिक रोजगार में समतामूलक प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी इस चीज़ की पुष्टि करती है। कहीं न कहीं समाज में कुछ पिछड़े लोग हैं जिनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन क्या आरक्षण का ही केवल और केवल एकमात्र समाधान है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पक्ष और विपक्ष हर चीज़ होते हैं दोनों के। मुझे बस आपको आर्टिकल पढ़ा तो मैंने पढ़ाया है, मुझे नहीं मिलता है आरक्षण, है ना, लेकिन इस चीज़ों के बस मैं पढ़ा रहा हूँ। और कहीं भी मत जाइएगा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मुझे बस पढ़ाना है। मैं ना तो इस वर्ग में आता हूँ, किसी भी वर्ग में, ना EWS ना किसी में भी, इसलिए मुझ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को करता हूँ कि हाँ भाई मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरी है
उनको ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अगले टॉपिक पर चलते। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है आपके लिए। अगला टॉपिक है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है अपने देश में वो बढ़ रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 20.7% से बढ़ गया है। दिसंबर 17 टू क्रॉस 13.70 लाख करोड़, 13.70 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है दिसंबर 17 तक। और डायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन है अपने देश में बढ़ रहा है। ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, हमेशा अच्छा होता है। ये टैक्स से क्या सब बेनिफिट होते हैं, तो लोग जिम्मेवार बनते हैं। जब आप पैसा दोगे ना भारत सरकार को, तो आप जिम्मेवार बनोगे। आप सवाल पूछना शुरू करोगे कि भाई मैं पैसा देता हूँ तो कम से कम ये तो बता दो कि 78 MP को कैसे निष्कासित कर दिया सदन से, है ना। ये तो पूछ सकते हो ना, नहीं पूछते हैं लोग, क्यों पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए वित्त मंत्री महोदया ने क्या बोला कि इंडियाज़ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज़ ग्रोन 20.7% दिसंबर 17। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला कि ये जो हमारा पूरे साल का टैक्स कलेक्शन होता है उसका लगभग 75% का हमने टारगेट पूरा कर लिया है और हमारे पास आ गया है। और उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि ये जो 13 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्सेज है, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड कॉरपोरेशन टैक्स। ये कितना है, तो 6,94,798 करोड़ का कॉरपोरेशन टैक्स है इसमें। तो यानी कि लगभग 50% ज़्यादा क्या है इसमें, तो कॉरपोरेट टैक्स है, CIT जिसको कहा जाता है, कॉरपोरेट टैक्स जिसको कहा जाता है, वो है आपका। ओके, तो मैं आपको क्या बताऊँगा ना, डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बता देता हूँ। बाकी आंकड़ों पर ज़्यादा मत जाइएगा, आंकड़ों पर जाने से आप फंस जाएंगे। आंकड़े ज़्यादा नहीं याद होने चाहिए। बस भारत सरकार जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है ना, जैसे फरवरी में बजट आ जाएगा आपका और इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार बिहार सरकार का, तो उस समय आपको देखना पड़ता है कि हमारे देश में टोटल जो डायरेक्ट टैक्सेस देने वाले कितने % लोग हैं, वो परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बजट में डायरेक्ट टैक्स का कितना % हिस्सा है। जो भारत सरकार का बजट होता है या हमारे GDP जो है या राज्य का जो GSDP होता है, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस का कितना % हिस्सा होता है। और सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल साधारण सा कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन कौन से जो कर हैं वो प्रत्यक्ष कर हैं, या डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से कर को शामिल किया जाता है। ABCD ऑप्शन दे देगा और वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जरा सा उसको देख लेते हैं हम लोग। बाकी ये कलेक्शन जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ रहा है। ओके, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। बहुत ही खराब डेफिनेशन लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ प्रत्यक्ष कर क्या होता है। जिस पर कर लगाया जा रहा है वही कर का वहन करता है। आप बोलोगे ये कौन सी नई बात है, तो हमें पता ही था। लेकिन फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर कर लगाना चाहिए लेकिन वहन कोई और करता है। जैसे GST जो सामान पर आप देखते हो वो कर किसी और को देना था लेकिन भुगतान कौन कर रहा है, तो आप करते थे। इसी को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि आप पर सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाकर आपसे पैसा ले रही है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि पैसा देना था किसी और को, लेकिन जब आप बिस्किट खरीदते हो या गाड़ी खरीदते हो तो वहाँ जो आप 10%, 18%, 8%, 5% का स्लैब है अलग अलग GST के तहत, वो जो आप कर भुगतान करते हो, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो आप पे ऊपर वहन किया जाता है, आपके ऊपर लगाया जाता है, तो आप ही उसको पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि आप इनडायरेक्टली पे करते हैं, किसी और का टैक्स पे करते हैं। तो ये दोनों सिस्टम अपने देश में काम करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बहुत सारे थे देश में, लेकिन अब GST को लाया गया था, है ना। अप्रत्यक्ष कर के मामले में सबसे बड़ा सुधार था आज तक के भारत का। लेकिन डायरेक्ट टैक्स आज भी अलग अलग ही होते हैं और अलग अलग ही वहन करना पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें, तो ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आयकर होता है, जो आप आयकर रिटर्न वगैरह फाइल करते हो, लेकिन इसके लिए इनकम बनाया गया, स्लैब बनाया गया अलग अलग, कि अलग अलग इनकम के लोगों से ही डायरेक्ट टैक्स आयकर के रूप में लिया जाता है। इसमें जैसे आपका 3 लाख रुपए तक का इनकम है, 5 लाख रुपए तक का है, 10 लाख का है, तो ये अलग अलग कर लगाया जाता है भारत में। देख लीजिएगा नया वाला क्या है, शायद 8 लाख है या उससे एभव है, आई डोंट नो, ठीक है। और अपने देश में एक सिस्टम है, मैं बताता हूँ, जैसे कई सारे जगहों पर अलग अलग सिस्टम होता है। अपने देश में क्या है, कम आय वालों से कम टैक्स लिया जाता है, ठीक है। अधिक आय वालों से अधिक टैक्स लिया जाता है, ठीक है। ये अपने देश में सिस्टम है। कई सारे देशों में ये सिस्टम होता है कि जिनके कम आय होते हैं उनसे अधिक टैक्स लिया जाता है। सही सुन रहे हैं आप, मैं इसके पीछे कारण बताऊंगा। और जिनके अधिक आय होती है उनसे कम टैक्स लिया जाता है। कई सारे यूरोपीय देश में ये सिस्टम है। क्यों? ये सिस्टम जो होता है कहीं ना कहीं आपको प्रमोट करता है कि आप अधिक आय अर्जित करें। इससे देश की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचता है, उस देश की इकोनॉमी को।
तो हर देश का अपना एक टैक्स सिस्टम होता है। हमारे यहाँ पर ये सिस्टम है, जिसकी आय कम वो कम कर चुकाएगा, जिसकी आय ज़्यादा वो ज़्यादा कर चुकाएगा। लेकिन दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उनमें अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं। खासतौर से यूरोपीय देश में ये सिस्टम देखा गया है कि कम आय वालों को उनके आय के परसेंटेज की तुलना में ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, लेकिन जो जिनकी आय ज़्यादा होती है उनके आय के परसेंटेज में उनसे टैक्स कम लिया है। इससे क्या होता है, जिसके आय कम है वो मेहनत करके कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आय को अर्जित कर सकूं, और टैक्स को छुपाने का, आय छुपाने की प्रोबेबिलिटी उन देशों में कम हो जाती है। जहाँ पर ज़्यादा आय होने पर कम टैक्स होगा वहाँ पर लोग कर चोरी नहीं करेंगे। तो इन दोनों सिस्टम के कुछ बेनिफिट और कुछ नुकसान हैं। जबकि अपने देश में क्या होगा, जिनकी आय ज़्यादा है वो क्या करेंगे, अपने आय को छुपाने की कोशिश करेंगे। ब्लैक मनी का इससे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है अपने देश वाले सिस्टम में, है ना। लेकिन ये सिस्टम ज़रूरी भी है क्योंकि अपने देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, कम आय वालों की संख्या ज़्यादा है। तो उन पर ज़्यादा टैक्स लगाने से क्या होगा, इकोनॉमी की स्थिति कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। मिडिल क्लास इकोनॉमी को होल्ड करके चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, लाभांश वितरण कर, TDS, TCS इत्यादि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। इन सभी को ध्यान में रखिएगा। सीधा सीधा पूछ लेगा निम्न से कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में अब तो GST मूल रूप से हो गया है और डायरेक्ट टैक्स में ये सब कर भी शामिल हैं। जो मैंने सिस्टम बताया कम आय वालों और अधिक आय वाले, वो उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होता है जो कुछ दिन इकोनॉमी के क्लास में आपको डिटेल में समझा दूंगा। अगला जो न्यूज़ है वो है किससे संबंधित, तो लोकसभा में एक बिल लाया गया है जो 138 वर्ष पुराने, कब का, 1885 कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस समय का एक कानून था अपने देश में, टेलीग्राफ एक्ट। क्या बोला जाता उसको, टेलीग्राफ एक्ट 1885। उसको रिप्लेस करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन बिल को कल लोकसभा में लाया गया और ये बहुत दिनों से वेट कर रहा था। भाई सब लोग वेट में थे इसका कब आएगा ये बिल, क्योंकि सरकार ने माहौल बना रखा था 2022 ईस्वी से, लेकिन ये बिल लाया नहीं जा रहा था। और ये बिल नितांत जरूरी भी माना जा रहा है। जो वर्तमान टेलीकम्युनिकेशन का दौर है और जो 1885 में दौर था वो काफ़ी अलग अलग है। इसलिए इस तरह के एक्ट की अनिवार्यता बनती थी कि भाई लाना चाहिए इस तरह के एक्ट को। ये एक्ट अभी पारित नहीं हुआ है, अधिनियम नहीं बना है, एक्ट नहीं बना है, अब ये बिल है। क्या बोलते हैं इसको, बिल है। लोकसभा में कल लाया गया है, बिल है और लोकसभा में लाया गया है। जब ये एक्ट बन जाएगा तब इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसके परिणाम, सकारात्मक नकारात्मक सब कुछ देखेंगे। लेकिन आज केवल और केवल मैं आपको बिल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा कि ये बिल आखिरकार है क्या। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मसौदा विधेयक 3 अलग अलग अधिनियम को समेकित करता है जो वर्तमान में दूर संचार क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में दूर संचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले 3 अलग अलग एक्ट को एक एक्ट से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी संरक्षण अधिनियम 1950 शामिल है। इन तीनों को रिप्लेस करेगा कौन सा अधिनियम, तो भारतीय दूर संचार विधेयक प्रस्ताव 2023। ट्राई की शक्ति में कमी होगी इससे। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक भारत सरकार की बहुत ही जोरदार संस्था है जो आए दिन किसी भी टेलीकॉम कंपनी को हरकाती रहती है। इसकी शक्तियों पर थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश की गई है। क्यों लगाई गई है, बिल पास होने दीजिए उसके बाद पढ़ेंगे। दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं को नए लाइसेंस जारी करने पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों और जिम्मेदारियों को कम करने का भी प्रस्ताव दिया है। OTT विनिमय, OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होते हैं, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और भी बहुत सारे जो आप देखते हो, सोनी लिव, G5, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। OTT का नया दौर आया है। अब टेलीविज़न का दौर धीरे धीरे ख़त्म होगा, OTT का दौर आ रहा है। तब OTT प्लेटफॉर्म पर भी कुछ हमें विनिमय लगाने की, रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने बड़ा ही उदारता के साथ इसमें रेगुलेशन लगाया है कि आप अपने लिए क्या करो, खुद ही मसौदा तैयार कर लो, है ना। सरकार ने इंटरनेट आधारित OTT और संचार सेवा जैसे व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम आईफोन के लिए, एप्पल के प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, गूगल मीट आदि को दूरसंचार सेवाओं के तहत शामिल किया है।
इन सब को पहले दूरसंचार सेवा के अंदर नहीं शामिल किया जाता था। फेस टाइम वगैरह एप्पल के प्रोडक्ट में होता है, व्हाट्सएप कॉल तो सब जगह पर होता है, एप्पल एंड्रॉयड दोनों में। इन सभी को दूरसंचार सेवा के तहत शामिल किया है। और अगला क्या है, यह मांग एक समान अवसर प्रदान करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। फिलहाल जहां टेलीकॉम कंपनियों को सेवा देने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म को नहीं होती है। अब एयरटेल को अगर लोगों को बातचीत करवाना है तो उनको लाइसेंस चाहिए, तभी तो जाकर उनकी कंपनी स्थापित हुई। लेकिन व्हाट्सएप कॉल एक आया जिसको तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, वो तो लोगों का केवल कॉल बल्कि वीडियो कॉल भी पॉसिबल बना दिया। इसलिए इन सब एप्लीकेशन को कहाँ पर लाया गया है, तो दूरसंचार सेवा के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा OTT को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाने का मतलब है OTT और इंटरनेट आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और उसके बाद से क्या होगा कि कुछ रेगुलेशन इन पर लगाया जा सकेगा। वापसी का प्रावधान, दूरसंचार मंत्रालय ने किसी दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता द्वारा अपना लाइसेंस सरेंडर करने की स्थिति में शुल्क वापसी का प्रावधान प्रस्तावित किया है। लाइसेंस धारियों द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति और असाधारण परिस्थिति में वित्तीय उपभोक्ता ब्याज क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने या विश्वसनीयता और दूरसंचार सेवाओं को निरंतर पूर्ति सहित सरकार ऐसे राशियों के भुगतान को स्थगित कर सकती है अथवा एक हिस्से या सभी देय राशि के शेयर में परिवर्तित कर सकती है, देय राशि को बट्टे खाते में डाल सकती है या भुगतान से राहत प्रदान कर सकती है। ये सब कुछ ऐसे प्रावधान है जो आपको याद कतई नहीं रखना है। आपको याद ये रखना है कि भाई इसका मुख्य प्रावधान क्या है, समझ रहे ना। ये कुछ बड़े प्रावधान हो तो इनको मत याद रखें। बाकी एक्ट पारित होने दीजिए, तो इसके संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इसके खामियां भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सरकार को थोड़ी सी ज़्यादा शक्तियां देती हैं ये सब कानून। सरकार रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा लागू करती है तो क्या होता है, आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। दिवालिया होने की स्थिति में इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम सरकारी नियंत्रण वापस आ जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी दिवालिया हो गई, एग्जाम्पल के एयरटेल दिवालिया हो गई, तो एयरटेल को जो स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है दूरसंचार के लिए, स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है। 5G स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ था पिछले साल, अब 6G होगा कुछ दिनों बाद, तो ये क्या होगा, तो ये सरकार के पास वापस जमा हो जाएगा। दूरसंचार विकास कोष की स्थापना, ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदलकर दूरसंचार विकास कोष करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव है, अभी सब कुछ पारित नहीं हुआ है सब कुछ। USOF की प्राप्ति दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वार्षिक राजस्व से होती है। दूरसंचार सेवा प्रदाता जो है उनके वार्षिक राजस्व से एक फंड बनता है जिसका नाम रखा गया दूरसंचार विकास कोष। TDF के लिए प्राप्त राशि को सबसे पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और जो भी इसमें पैसा आएगा वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, हमारे संचित निधि में चला जाएगा। भारत सरकार का जो कोषागार है उसमें चला जाएगा डायरेक्ट। इस कोष का उपयोग ग्रामीण, दूरस्थ व शहरी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। और ये जो TDF का कोष होगा जिसमें दूरसंचार कंपनी जितना कमा रही हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा देंगी, उसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, तो जो रिमोट एरिया है, जो दूर के बिल्कुल गांव देहात हैं, पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया होगा। ये किस किस एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा, पहला PT का सवाल आपका वही बनेगा। टेलीग्राफ अधिनियम 1885, उस समय भारत का वायसराय कौन था, अब आप मुझे ये बताएंगे। पता तो होगा ही यार, कांग्रेस का स्थापना उस साल हुआ था तो आपको पता होगा कौन था, लेकिन एक बार मुझे ज़रा बताइएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कोरोना वायरस से संबंधित। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फिर से फैल रहा है ये वायरस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या है देखिए यहाँ पर कि 300 से ज़्यादा एक मामले सामने आ गए वायरस के, और उसमें सबसे ज़्यादा केरल में मामले सामने आए। कौन सा वेरिएंट है, JN.1 वेरिएंट, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 300 से ज़्यादा मामले एक दिन में सामने आ गए कोरोना वायरस के। देखिए पहले जैसा पैंडमिक तो फिर से नहीं होगा, लेकिन सामने तो आए ना मामले। आपको पता होगा कि चीन में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा था ना, तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा देखिए है क्या नहीं, सीज़न भी शुरू होने वाला, घूमने फिरने वाला। दिसंबर में बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाते हैं। आप लोग तो पढ़ना इसलिए आप नहीं जाते हो, तो बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाते हैं। 1 जनवरी, 31, उसके बाद क्रिसमस, ये सारा पर्व त्यौहार का मौसम होता है अभी से लेकर जनवरी के पहले वीक तक। तो लोग इसमें खूब घूमते फिरते थे, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा चिंतित है कि भाई ये कहीं फैल ना जाए, और इस पर ध्यान रख रही है। और वेरिएंट का नाम आप ध्यान में रखिएगा, JN.1 वेरिएंट है, इंडिया में फिर से फैलना शुरू हुआ है और इसका वेरिएंट भारत में डिटेक्ट भी किया गया है। 300 से ज़्यादा मामले एक दिन में फिर से सामने आए हैं, तो घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि वैक्सीनेटेड हैं लोग तो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा हवा नहीं बना है, ठीक ना। और बस इस वेरिएंट को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ क्या है, तो ये PT से जुड़ा हुआ है आपके।
क्या लिखा हुआ देखिए, इंडियाज फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपेंडिशन बिगिंस, मतलब कि भारत का आर्कटिक को लेकर, देखिए अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक पृथ्वी है ये, ऊपर है आर्कटिक, नीचे है अंटार्कटिका। आर्कटिक में विंटर सीजन अभी आपको पता ही है शुरू हो रहा है, तो इस सीजन में रिसर्च के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ वैज्ञानिकों की टीम जा रही है। कहाँ जा रही है? तो नॉर्वे में एक जगह है, वहीं पर जा रही है। अब जगहों के नाम ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ये आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहली बार आर्कटिक में विंटर सीजन में रिसर्च करने के लिए जा रही है हमारी टीम। ओके, और कहाँ पर जा रही है? तो स्वालबार्ड रीजन है जो आपका नॉर्वे में है, नॉर्वे में रीजन है ये स्वालबार्ड का। आर्कटिक सर्किल तो आपको पता होगा, आर्कटिक सर्किल है, कहाँ पर है ये? तो नॉर्थ में, आपका पृथ्वी के नॉर्थ ध्रुव के पास है आर्कटिक, और नीचे है अंटार्कटिका। हमारा यहाँ पर क्या सेंटर है? इंडिया हैज़ बी रनिंग इट्स ऑन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इन स्वालबार्ड सिंस 2008 से स्वालबार्ड जो जगह है वहाँ पर हमारा हिमाद्री नामक सेंटर पहले से ही चल रहा है। वहीं पर ये साइंटिस्ट जाकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब ज़रा मैप पर देख लीजिए इस जगह को, ये जो जगह दिख रहा है आपको, यही है वो बॉरगर्ड पेनिनसुला। ये एक प्रायद्वीप है छोटा सा, जहाँ पर कौन जा रहे हैं? तो अपनी टीम जा रही है। अगर ध्यानपूर्वक और लोकेशन को मैं दिखाऊं तो देखिए ये रहा आपका आर्कटिक का रीजन, ये पूरा सर्किल है, इसी में यहीं पर ये लोग रिसर्च करेंगे। ये आपको पता है ग्रीनलैंड के एरिया है, जो डेनमार्क क्या है तो टेरिटरी है। यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हो गया, ये नॉर्वे की टेरिटरी है, और यहीं पर रिसर्च करने के लिए हमारी टीम जा रही है। ये आर्कटिक सर्कल में ही आता है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ब्रॉडगर्ड पेनिनसुला कहा जाता है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, तो यही इसका नाम है। कहाँ पर पड़ता है? तो आर्कटिक सर्किल में पड़ता है। लोकेशन भी मैंने आपको मैप पर दिखाया है, ध्यान में रखिएगा। इस तरह के लोकेशन को कई बार क्या करता है ना, पूछ लेता है कि बताओ ये जगह कहाँ पर है। हाल ही में चर्चा में रहा ये जगह कहाँ पर है, क्योंकि हमारी टीम जा रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है न्यूज़। अगला न्यूज़ है आपका किससे संबंधित? तो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। क्या है न्यूज़ कि फॉरेन टूरिस्ट विजिट अप बट स्टिल बिलो प्री पेंडेमिक लेवल। जो विदेश से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उनकी संख्या तो बढ़ी है, निसंदेह बढ़ी है, लेकिन पेंडेमिक से पहले जितने लोग आ रहे थे उतने लोग नहीं आ रहे अभी विजिट करने को लेकर। तो ये एक थोड़ा सा डेटा भी आया है, और स्वदेश दर्शन योजना की भी इसमें चर्चा की गई है। तो देखिए इनका आपको नंबर में तो नहीं जाना है, स्वदेश दर्शन योजना में बताऊंगा, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पेंडेमिक के पहले लेवल जितना था, जितने टूरिस्ट आते थे नंबर वाइज देखें तो उतने टूरिस्ट अभी भी नहीं आ रहे हैं। पेंडेमिक से पहले 2018-19 में 10.56 मिलियन से 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट भारत में आते थे, लेकिन अब 2023 में कितना मात्र पहुंचा है फुटफॉल? तो 7.24 मिलियन तक ही पहुंचा है, 7.24 मिलियन ही पहुंचा अभी भी। पेंडेमिक से पहले कितना था? 10 मिलियन से ज़्यादा का डेटा था अपने पास फॉरेन टूरिस्ट का। इसमें एक स्वदेश दर्शन योजना की बात की जा रही है। सो स्वदेश दर्शन योजना को ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि 2023 के जनवरी में फिर से इस योजना को शुरू किया गया है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ, जिससे आपका पीटी मेंस दोनों में ये पूछा तो आपको वहाँ पर अच्छे से आप कर पाएँ। ओके, देखिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को जनवरी 2023 से शुरू करने के पहले चरण के हिस्से के रूप में सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 15 राज्यों की पहचान की है। यह नीति थीम आधारित पर्यटन सर्किट से इतर गंतव्य पर्यटन को पूर्ण रूप में लाने पर केंद्रित है। पहचान किए गए कुछ प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में झांसी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो, महाराष्ट्र में अजंता व एलोरा हैं, जिसको भारत सरकार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। स्वदेश दर्शन योजना इसे वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। थीम आधारित क्या होता है? जैसे बुद्धिस्ट थीम, तो बुद्ध से जुड़े हुए सभी जगहों को दिखाया जाएगा। तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ये सभी थीम होते हैं अलग अलग। अगर आप रामायण से जुड़े हुए सभी जगहों पर घूमना चाहते हो तो उसके लिए अलग सर्किट बनाया हुआ है और आप उन जगहों का विजिट कर सकते हो। यह केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है। 100% फंडिंग कौन कर रही है इसके लिए? तो भारत सरकार।
केंद्र व राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व कॉर्पोरेट क्षेत्र के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक वित्त पोषण का लाभ उठाने के प्रयास किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना और टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र जो है आपका सेवा सेक्टर जिसको कहा जाता है, वो इससे बूम करेगा। नियोजित व प्राथमिकता का आधार पर्यटन क्षमता वाले सर्किट विकसित करना, पहचान किए गए क्षेत्रों में आजीविका उत्पन्न करने के लिए देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को बढ़ावा देना, सर्किट गंतव्य में विश्व स्तरीय स्थायी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए पर्यटकों को आकर्षण को बढ़ाना, समुदाय आधारित विकास, गरीब समर्थक पर्यटन दृष्टिकोण का पालन करना, आय के बढ़ते स्रोत, बेहतर जीवन स्तर व क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदाय में पर्यटन के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना, लोग जो वहाँ के होते हैं उनके अंदर ये जागरूकता बढ़ाना कि आपका जो क्षेत्र है ये पर्यटन वाला क्षेत्र है, आप पर्यटकों का ध्यान भी रखें, अपनी आय को भी बढ़ाएं और इस जगह को भी संरक्षित करने में भूमिका निभाएं। उपलब्ध बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय संस्कृति और देश भर में प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट स्थलों के संदर्भ में विषय आधारित सर्किट के विकास की संभावनाओं और लाभों का पूरा उपयोग करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब इसी तरह से स्वदेश दर्शन 2.0 क्या है? तो वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना। जब पैंडेमिक खत्म हुआ तो भारत सरकार ने अनुभव किया कि अपने देश में उतने पर्यटक नहीं आ रहे विदेश से जितने आने चाहिए थे, इसलिए स्वदेश दर्शन 2.0 नामक योजना को लॉन्च किया गया, जिसके तहत भारत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वदेश दर्शन 2.0 एक वृद्धिशील परिवर्तन नहीं है, बल्कि अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना को एक समग्र विकास मिशन के रूप में विकसित करने हेतु एक जनरेशनल बदलाव है। मतलब कि पिछले वाले योजना में कुछ अमूलचूल बदलाव के साथ इसको शुरू किया गया है। यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु पीढ़ीगत बदलाव है। यह पर्यटन स्थलों के सामान्य व विषय विशिष्ट विकास के लिए बेंचमार्क और मानकों को विकास को प्रोत्साहित करेगी। मतलब कुछ नहीं, जगहों को विकसित करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी, बात खत्म है ना। योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्रमुख विषयों थीम कौन कौन से होंगे? सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन, साहसिक पर्यटन जो एडवेंचर वाले होते हैं, पारिस्थितिक पर्यटन, कल्याण पर्यटन, MSEC पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय और भी बहुत सारे पर्यटन को इसमें शामिल किया गया है। तो स्वदेश दर्शन योजना को जरा ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार के द्वारा। और 2.0 कब शुरू किया गया है? तो जुलाई 2023 से शुरू किया गया। मोटिव क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? देश से पर्यटन को बढ़ावा देना है। स्वदेश दर्शन 1 में क्या था? उसमें थीम आधारित था, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ये सब था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें थीम आधारित तो वैसा कुछ नहीं बनाया गया है। इसमें डायरेक्ट है सांस्कृतिक और विरासत का पर्यटन। अब वो विरासत और संस्कृति जिससे भी जुड़ा हुआ होगा ना, सबको एक साथ घुमा देंगे हम, है ना। तो ये इसका थीम है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। दोनों में डिफरेंस को बेसिक तौर पर ध्यान में रखना है आपको। 100% फंडिंग भारत सरकार कर रही है। बिहार स्पेशल का एक न्यूज़ है, जरा इसको देख लीजिए। 68वीं BPSC में डेट पूछ लिया था गंगा जल योजना से संबंधित। मुख्यमंत्री नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना किया है लोकार्पण। 15 दिसंबर 2023 को नवादा जिला के कादिरागंज में पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा 36 मिलियन लीटर क्लियर वाटर पंप हाउस का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री को नवादा में हर घर गंगाजल को शुद्ध जल पेयजल पहुंचाने की शुरुआत भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान गंगा जल आपूर्ति योजना पर आधारित एक लघु फिल्म मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई और मुख्यमंत्री जी ने फिल्म को देखा। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत मास्टर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का निर्माण किया गया है। इस रिजर्वायर से सीधे बुडको के 4 पंप हाउस में पानी भेजा जाएगा। इसके बाद पंप हाउस से पंप के माध्यम से पानी को 4 वाटर टैंकों में भेजा जाएगा। इतना सब कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस आप डेट ध्यान रखिएगा। गंगा जल योजना तो आपको पता ही है, गंगा जल की घर घर में आपूर्ति करना, लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया करवाना, और कुछ नहीं था इसका। ओके, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे न्यूज़ को कवर किया है हमने। ओके, और थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति को डेवलप कीजिए। बाकी कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम में मेंस का पेपर आने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेंस का पेपर में अगर 10 सवाल रहता है तो उसमें से 4 सवाल ऐसे रहते हैं ना जो आपको वहीं पर फ्रेम करने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। आप अपने ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, जो भी आप GS करंट पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर आपको पॉइंट बनाकर वहाँ पर लिख देना होगा। कोई ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझ की ज़रूरत पड़ती है। तो समझ को डेवलप कीजिए। किताब पढ़ते हैं तो उससे समझ बनाइए, केवल रटिए मत उसको।
ओके, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।